इस महिला आरक्षण को लेके विवाद हुआ है लगातार। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपकी दृष्टि से ये जो प्रचार तंत्र है, जो आम जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की बात है कि किसने महिलाओं के हित में बात की और किसने महिलाओं के अहित की बात की, इसमें कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कौन आपको ऐसा लग रहा है कि ये जीत रहा है? देखिए, मैं निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों का तर्क क्या है पहले वो रखूंगा आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी है, उसका कहना यह है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण को लागू करने में अड़ंगा लगाया। अगर वो तीनों संविधान संशोधन विधेयकों को पास करवा देता तो महिला आरक्षण लागू हो जाता। महिला आरक्षण कब लागू होता ये नहीं बताता वो। महिला आरक्षण तब लागू होता है जब 2011 की जनगणना के आधार पर पहले परिसीमन होता, फिर उस परिसीमन के बाद में जो 543 सीटें हैं वो बढ़कर 815 या 850 हो जाती, तब महिला आरक्षण लागू होता। यह है पूरा भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा। विपक्ष का कहना यह है कि महिला आरक्षण तो पास हो चुका है, 2023 में कानून बन चुका है, राष्ट्रपति दस्तखत कर चुके हैं, आप इसको तुरंत लागू कर दीजिए। आप 543 सीटों पर ही उसको लागू कर दीजिए। बाद में परिसीमन होता रहेगा, परिसीमन के बाद वो बढ़ जाएंगी अपने आप सीटें। अच्छा, विपक्ष का तर्क यह है कि तुरंत लागू करो ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले परिसीमन वाला कानून पास कराओ, परिसीमन वाला कानून पास कराओ, संसद की सीटें बढ़ के 850 हो, तब हम महिलाओं को उसमें 33% आरक्षण देंगे। यानी आज की तारीख में संसद में पुरुष जितनी सीटों पर बैठे हुए हैं उसमें 63 या 69 सीटों का इजाफा और हो जाएगा। यानी 800 से ज्यादा सीटों वाली जो लोकसभा होगी उसमें पुरुषों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी पहले से, तब महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होगा। 543 में अगर लागू किया जाएगा तो पुरुषों को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, महिलाओं को आरक्षण देने में कुछ दिनों के लिए उनकी सीटें कम हो जाएंगी, फिर जब परिसीमन हो जाएगा तो फिर से उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। जाहिर है ये लोग वो करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष ने इनकी इस हरकत को भांप लिया और उसने कहा कि भाई 2011 की जनगणना के आधार पर आप परिसीमन हम आपको क्यों करने दें, क्यों करना चाहते हैं आप परिसीमन? उससे जब आपका जनगणना कमिश्नर आपसे कह रहा है कि हम अगले साल तक सितंबर अक्टूबर तक परिसीमन जनगणना करके आपको दे देंगे, और फिर आपका जो परिसीमन आयोग होगा वो परिसीमन कर देगा। इसके लिए ये पूरा प्रपंच मोदी जी ने रचा और लगातार सब जगह झूठ बोलकर वो दिखा रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डाल रहा है और सबसे बड़े महिलाओं की खैरख्वाह वो है। इस चक्कर में हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ जितने महिला विरोधी कृत्य किए हैं, जितने बलात्कारियों को और यौन दुराचारियों को बचाया है पिछले 11 साल में, उन सबकी लिस्टें प्रकाशित होने लगी हैं। एआई से बनी हुई तस्वीरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। एक तस्वीर है, इसमें सोफे पे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और उनके पीछे बाबा राम रहीम, आसाराम और वो उन्नाव का बलात्कारी विधायक, कुलदीप सेंगर, और ये सब, हाँ, लास्ट में एप्स्टीन, ब्रजभूषण शरण सिंह सब खड़े हुए पीछे, और पीछे लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण विधेयक की ड्राफ्टिंग कमेटी ये लिखा हुआ है पीछे। तो अब ये इस तरह की तस्वीरें चल रही हैं, ये सब एआई जनरेटेड हैं, और वो तस्वीरें चलाने वाले भी कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है। उन्हें कहना भी, लेकिन भाई वो अब एआई मौजूद है, तस्वीर बन सकती है, एआई मौजूद नहीं होती तो ये बातें शब्दों में लिख के कही जाती है। हाँ, मैसेज तो दे दिया उन्होंने कि उनको साथ में, हाँ, दे दिया। अच्छा, अब ये बहुत प्रशांत भूषण जैसे संजीदा आदमी, इतने बड़े वकील हैं, बड़े सम्माननीय, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने ये पोस्ट किया है, ये तस्वीर पोस्ट की है उन्होंने, आप सोचिए। और बहुत तमाम बातें चल रही हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री की पत्नी की एक तस्वीर है, तो वो नीचे वो एक तरह का लेमेंट, एक तरह का अफसोस व्यक्त कर रही हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते, इस प्रकार का अफसोस व्यक्त कर रही हैं। तो वो भी एआई जनरेटेड है। लेकिन ये
ये लगातार इस तरह का प्रचार चल रहा है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से लोग एक दूसरे से हिसाब साफ करने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत लोग निकल निकल के आ रहे हैं और तरह तरह की बातें लोगों के कानों में बता रहे हैं। ऐसा आज मैं मधु किश्वर का एक वीडियो में मेरी निगाह पड़ी, तो हमारी मित्र हैं, तो उनका वीडियो में सुनने लगा, तो वो बता रही थी मधु जी, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में कुछ पता नहीं ऐसी ऐसी बातें बता रही थी, इसका कहना मुश्किल है। फिर वो कह रही थी महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे असुरक्षित जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पीएमओ है वो है, मैं तो अपनी बेटी को कभी भेजूंगी नहीं पीएमओ में काम करने के लिए, भले ही वो आईएएस अफसर क्यों ना हो। मतलब वो इस प्रकार की बातें कह रही थी। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये सब पूरा जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, इस चक्कर में क्या होगा कि बड़ी शीशा लेदर होगी, और मतलब एक तरह से जूतों में दाल बटी जाएगी इन मसलों पे। हो ही रहा है, चर्चा में आ ही रहा है। तो उससे कोई बीजेपी का भला तो कोई होने वाला नहीं है। ठीक बात है, और चर्चा और दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई फेमिनिस्ट, प्रोफेसर निवेदिता मेनन, प्रोफेसर मधु किश्वर, सब लोग उठाते हैं। उनका पूछना है कि मतलब मैं पहले साफ कर दूं, मैं महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण का बहुत बड़ा समर्थक, आज भी समर्थक हूं। उनका पूछना यह है कि क्या इस देश में ऐसा कोई आंदोलन हुआ है इसमें महिलाओं ने सड़क पर खड़े होकर अपने लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की हो? एक जुलूस निकला हो पूरे देश में कहीं कि एक सरकार को कोई मेमोरेंडम दिया गया हो कि हमें राजनीतिक आरक्षण दिया जाए? क्या बीजेपी से भी मांग की गई थी कि आप ऐसा कीजिए जो बीजेपी ने किया? या इससे भी पहले कभी ये हुआ है कभी ऐसा? मतलब महिला संगठनों ने, नारीवादियों ने कभी कुछ ऐसा किया है? कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी नहीं हुआ। मैं दिन रात इस तरह की बातों पर निगाह रखता हूं। मैं सीएसडीएस में था, तब से महिला आरक्षण के बारे में लिखते बोलते रहे हैं हम लोग सब, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो बहुत सारे इसमें सवाल उठने लगे हैं। ये सब सवाल जो है ना, बीजेपी जितना उसमें गुब्बारे को फुलाना चाहती थी उसकी हवा निकलने लगी है। ये हवा, ये 10 दिन नहीं टिक पाएगा बीजेपी का मामला। ये 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव या 2029 के लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को ले जाएंगे, इसका तो छोड़ ही दीजिए। 10 दिन में इसकी गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। त्रिकुटी के एक आखिरी सवाल, मुरली मनोहर जोशी का एक बयान वायरल हो रहा है कि हम विश्वगुरु नहीं है, पहले थे अब नहीं है। तो रह रह के मुरली मनोहर जोशी को अपना यादें आती हैं, आडवाणी जी को यादें आती हैं कि उनके चेले ने क्या खेल कर दिया उनके साथ। देखिए, जोशी जी जो हैं वो एक जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही चहेते बुद्धिजीवी नेता थे। पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लगातार उनको शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन मंत्री बनाए रखा गया। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वगैरह भी रहे, और वो किसी से दबने अपने वाले व्यक्ति नहीं है। जो जिस बात को साफ समझते हैं, पहले भी खुल के कहते थे जम के, आज भी वो उस बात को साफ तौर पर कहते हैं। वो नरेंद्र मोदी की अर्थनीति से भी सहमत नहीं है, नरेंद्र मोदी की शिक्षा नीति से भी सहमत नहीं है, और वो नरेंद्र मोदी का जो एक प्रोपेगेंडा पिच रहती है कि हम विश्वगुरु हैं, ये वो हैं, इन सब से भी वो सहमत नहीं है। वो अपनी बात साफ तौर पर कहते हैं। और भाजपा के अंदर भी इस प्रकार की प्रोपेगेंडा बातों का मजाक उड़ता है। खुल के तो कोई मजाक कर नहीं सकता। जो सत्ता में आदमी है मोदी, उसकी गर्दन मरोड़ देंगे अगर वो इस तरह उसका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। ये कुछ एंकरनियां हैं, वो मोदी जी को विश्वगुरु कहने की कोशिश करती है। तो जब आजकल हालत ये हो गई है कि वहां मौजूद लोग जो होते हैं बहस करने के लिए, जो कुछ निष्पक्ष दिखाने के लिए कुछ आलोचकों को बुलाया जाता है, फिर वो आलोचक उनके धुर्रे उड़ाते हैं। तो ये सब चल रहा है। ये विश्वगुरु बहुत हास्यास्पद बात है। विश्वगुरु, अमृतकाल, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सब बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं। ये केवल अब तो बीजेपी वाले इनको कहते हैं खुद ही हंस देते। कुछ नहीं होने वाला है। एक ही केवल बात है, क्या एसआईआर बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंचाएगी? नंबर 1 बात। ये आपका डिलिमिटेशन ये कर नहीं पाए, अभी पास नहीं करा पाए, वरना उनका दूसरा दांव था डिलिमिटेशन। केवल अब एक रह गया है दांव, एसआईआर, जो ज्ञानेश कुमार के जरिए ये चला रहे हैं। क्या एसआईआर इनकी जो बढ़ती हुई अलोकप्रियता है
उसके बावजूद इन्हें चुनाव जिताने में मदद कर सकती है। ये है एक बड़ा सवाल जिसके ऊपर सबको गौर करना है और सबको निगाह टिकाए रखनी चाहिए। इसका बहुत कुछ फैसला पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजे से भी निकलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दबे जी और आपने पूरी बातचीत सुनी। ठीक कह रहे हैं अभय जी कि एक एक करके महिलाओं का जितना यौन शोषण भाजपा नेताओं ने किया है उतना शायद किसी भी पार्टिकल पार्टी ने नहीं किया है। कैसे ये लोग महिलाओं के चरित्र की बातें कर लेते हैं, महिलाओं के हितों की बात कर लेते हैं मंच पे, हकीकत कहीं जुदा है। आप उठा के देखिए, मैं तो हमेशा कहते रहता हूं कि क्यों नहीं संघ का प्रमुख कोई महिला हो जाती, भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला बना दे, तब बात करें महिलाओं की। लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। मुझे लगता है, यकीन है ये बातचीत पसंद आई होगी। कमेंट करिएगा, बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।